बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको इस चैनल के नावल्स पसंद आ रहे होंगे। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है शिकस्त जुनूं और उसे तहरीर किया है लुबना अरूज ने। तो आइए शुरू करते हैं। ये तुम अफसाना निगारों ने क्या गड़बड़ मचा रखी है आजकल? क्या हुआ? वो बौखला गई थी। जिसे देखो एक ही तरह के अफसाने लिख लिख कर धड़ाधड़ छपवाए चला जा रहा है। ये एक ही तरह के अफसाने से तुम्हारी क्या मुराद है? सुबह से करीबन 20 अफसाने पढ़ चुका हूँ इस मौजू पर। किस मौजू पर? वो जिच हो गई थी। यही कि शादी के बाद भी मियाँ बीवी दोस्तों की मानिंद वक्त गुजार रहे हैं। कमाल है। कहीं ऐसा हो सकता है? उफ़ मेरे खुदा, किस कदर बेबाक और बेशरम हो तुम आसिफ। वो सोच कर रह गई। फिर उसे टालने की भरपूर कोशिश की, मगर वो तो डटा हुआ था अपने मौक़िफ़ पर। एक तुम्हारी कमी रह गई थी, सो तुमने भी इस मौजू पर लिख डाला। वो तमस्खर से हंसा। वैसे बाय द वे, आर यू मैरिड? फिर यूँ मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में क्या लिख सकती हो? ओह आसिफ, तुमसे खुदा समझे भला। रोशन बीबी ने हाथ में पकड़ी फाइल उसके सर पर दे मारी। इतना घबरा क्यों रही हो? वो फिर हंस पड़ा। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी कोई ठीक ठाक मर्द शादी के बाद भी बीवी की खातिर उसके साथ दोस्तों के मानिंद बिहेव करे। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आसिफ, मैं तुमसे इस वाहियात बहस में हरगिज़ उलझना नहीं चाहती। बस तुम मुझे इतना बता दो कि ये तुम लोगों ने आजकल क्या ट्रेंड चला रखा है। तुम्हारा सर ठीक से बता दो रोशन बीबी, वरना क्या? वह ज़रा भी मरऊब हुए बगैर बोली। वरना तो जाहिर है कि ताया होंगे और तुम होगी। तुम्हारा ये खूबसूरत कलम बाहर पड़ा अपनी खूबसूरती को रो रहा होगा और तुम्हारे मुसव्वदे आग में झोंक दिए जाएंगे। तब माँ बदौलत को हुक्म मिलेगा कि आसिफ मियाँ जल्दी से सेहरा बांध कर आओ और रोशन बीबी को अपने घर ले जाओ, क्योंकि ये बहुत बिगड़ गई है। आसिफ ने 1000 मरतबा का दोहराया हुआ नक्शा एक बार फिर ऐसी संजीदगी से बांधा था कि वो सचमुच खाइफ सी हो गई। आसिफ, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि अब हम लोग मोहब्बत के घिसे पिटे मौजू से निकलकर हकीकत की तरफ आ गए हैं? हाँ, बिल्कुल वैसी ही हकीकत जैसी आजकल हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में भी दिखाई जा रही है। शादी के बाद मियाँ बीवी की अलहदगी और शामत बेचारे बच्चों की। वो ज़ोर से हंसा, फिर संजीदा हो गया। लेकिन एक फ़ायदा तो हुआ रोशन बीबी। वो क्या? वो रो देने को थी। वो जो हीरो हीरोइन की शादी का मसला पूरे 35 साल से बीच में लटक रहा था, वो किसी हद तक हल हो गया है और उसे तुम लोगों ने हकीकत पसंदी का नाम दे दिया है। औरतें सिनेमा हाल से निकलें या कोई फसाना पढ़ें, दुआदार आंसू बहाती हुई फरमाती हैं, बहुत हकीकी अफसाना था या फिल्म थी। वो हंसता चला जा रहा था। आसिफ, तुम्हें आज और कोई काम नहीं है? वो आजिज़ आ गई थी। आज तो माँ बदौलत दिन भर के लिए फ्री हैं और तुम्हारी कारस्तानी से दिल बहलाएंगे, तबसरे फरमाएंगे। वो बड़े मगन से अंदाज में कुर्सी पर और भी फैल कर बैठ गया था। अच्छा, फिर मैं चली जाती हूँ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। ऐसी बदइखलाकी दिखाते शर्म नहीं आती तुम्हें? लैंग्वेज प्लीज़। सुनो, हम मर्दों से किसी अच्छाई की तवक्को ना रखना, समझी? हम तो ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बस ऐसे ही होते हैं, पागल से, आम से। इसमें क्या शक है? वो उसे चिढ़ाने को बोली तो वो फिर उसी पुराने मौजू पर आ गया। ये कभी कभी तुम लोगों का दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है? अब क्या हुआ? ये तुम कभी कभी अपने मिरोज़ शहराज, असफंदियार अफंदी, एहतशाम अमश और शर्जील एहसन को इतना डिसेंट क्यों दिखाने बैठ जाया करती हो? अच्छा लगता है ना हमें? वैसे रोशन प्लीज़ सच सच बताओ, तुमने कभी किसी ऐसे मर्द को देखा है जिसकी सोचें, बातें और अदाएँ शायराना सी हो, गंभीर लहजे में बोलता हो, खोया खोया सा रहता हो, बेइंतहा खूबसूरत भी हो और साथ ही अमारत भी हो? बताओ, कभी देखा है किसी को? हाँ, देखा नहीं तो कम से कम पढ़ा तो है ना। और जिस किसी ने ऐसा किरदार तख्लीक किया होगा, उसने भी कहीं देखा नहीं होगा, पढ़ा ज़रूर होगा। वो दिल जलाने वाले अंदाज में हंसा। खुदा के लिए आसिफ, मौजू बदलो, मैं सख्त बोर फील कर रही हूँ।
नहीं रोशन बीबी, आज मुझे अपने दिल के जले फफोले फोड़ लेने दो, तुम्हारा क्या जाएगा। मेरा बहुत कीमती वक्त ज़ाया जा रहा है। मैं जानबूझकर तुम्हारा कीमती वक्त ज़ाया कर रहा हूँ ताकि तुम मुल्क की नौउम्र और नौखेज़ बच्चियों के जहनों को मज़ीद बर्बाद ना कर सको। उफ़ मेरे खुदा, सिर्फ तुम सोच समझ कर बोला करो। मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ तख्लीक नहीं की जो बेमायनी हो। तुम अफसाना निगारों ने तरह तरह के तसव्वुराती पैकेट तराश के उन पर इतना कुछ लिख दिया है, उन्हें इतनी बुलंदी पर बिठा दिया है कि आम जिंदगी में वो कहीं भूले से भी नज़र नहीं आते। तुम ख्वामख्वाह इस फिक्र में दुबले ना हो जाओ आसिफ। ये दौर बड़ी आगही का जा रहा है। हर लड़की बाशऊर है। वो अलिफ लैलवी किस्सों पर एतबार नहीं करती, ख्वाब नहीं देखती। देखती है वो ख्वाब। ख्वाब देखना तो औरत की फितरत है। अलिफ लैलवी दौर में उसके सपनों का शहजादा घोड़े पर आया करता था। अब लंबी सी स्याह मर्सिडीज़ में कीमती पोशाक जेब तन किए आता है, और जब वो इस अफसानी तसव्वुराती लड़की की आंखों में झांक कर मुस्कुराता है तो उस बेचारी के गिर्द फूल ही फूल खिल उठते हैं, कागज़ के फूल। तनकीद सेहतमंद और तामीरी होनी चाहिए। वैसे वो मुतासिर तो हो गई थी, फिर भी हारने पर तैयार नहीं थी। रोशन बीबी, तुम कभी कभी गरीबों की झोंपड़ी में भी आ जाया करो। लून मिर्च का हिसाब किताब भी लिखा करो। गरीब की कुटिया में जलता दिया भी बड़ा हसीन लगता है, कभी देखा करो। मैं आजकल सोच ही रही थी कि 4th क्लास के अनगिनत मसाइल पर भी कुछ ना कुछ लिखूं। उसने बड़ी ईमानदारी से बता दिया था, मगर वो तो मान ही नहीं रहा था। तुम नहीं लिख सकती हो कभी भी। क्यों आखिर? इसलिए कि तुमने आसाइश की गोद में आँख खोली है। जो चाहा फ़ौरन पा लिया। तुम उस दर्द को, उस कसक को महसूस ही नहीं कर सकती हो जो दिल में कोई महरूमी जगा देती हो। गुफ्तगू तो अच्छी कर लेते हो। रोशन बीबी को सचमुच खुशी हुई थी। तभी वो हंस पड़ा। ओह रोशन, ईमान से हम मर्द लोग बड़े घटिया होते हैं। जब 4 यार दोस्त मिलके बैठते हैं ना, तो इतनी रफ गुफ्तगू करते हैं कि तुम लड़कियों का तो शायद सुनते ही हार्ट फेल हो जाए। आसिफ, तुम भी। रोशन की स्याह आंखों में अंदेशे लर्जने लगे थे। हाँ, मैं कोई तुम्हारे अफसानों का हीरो थोड़ी हूँ। मैं तो आम सा इंसान हूँ, गमे रोज़गार में जकड़ा हुआ सीधा सादा सा बंदा हूँ। आसिफ, तुमने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया है। हकीकतें आमतौर पर खौफनाक ही होती हैं। आसिफ ने सिगरेट सुलगा लिया था। वो चीख पड़ी, ये स्मोकिंग कब से आसिफ? पिछले पूरे 3 साल से। अब्बू जी के सामने तो बड़े शरीफ बनते हो। शरीफ भी कह सकती हो। वैसे मैं ताए अब्बू का बहुत एहतराम करता हूँ। ये कैसा एहतराम हुआ भला? मज़ा तो तब है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी इस एहतराम को बरकरार रखा करो। ये सामने का एहतराम भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। बस तुम एग्ज़ाम्स से फारिग हो लो। वो बड़ी गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला तो वो बहुत सुर्ख पड़ गई। यूँ बहुत अच्छी लगती हो। बस अब जाओ, फिर कब आऊँ? कभी भी नहीं। वो बड़ी शोखी से हंसती थी। समझ गया। क्या? बस अब तुम्हें लेने ही आऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए ना। बेतुकी ना हाँका करो। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़। वो सिगरेट का सारा धुआं शरारत से उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ बाहर निकल गया तो वो यूँ मुतमईन हो गई जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो। ये आसिफ तो अंदर से बहुत गहरा निकला। बड़ा अमीक मुतालिया और सोच है इसकी। उसने खुद भी सोचों में डूबकर सोचा। उसे मुतालिए का शौक़ है। बाद में भी मेरे अफसानों पर तबसरे कर दिया करेगा। यूँ मेरी तहरीरों में मज़ीद निखार आ जाएगा। वो सोचकर मुस्कुरा पड़ी थी। वक्त गुजरता रहा। रोशन बीबी की तहरीरें अदबी हलकों में काफ़ी पसंद की जा रही थीं। उसका नाम अब कायरीन के लिए खासा जाना पहचाना था। वक्त ने करवट ली और उसके एग्ज़ाम्स होते ही अबू जी ने आसिफ के घर वालों को तारीख दे दी। जल्द ही वो दुल्हन बन के आसिफ के घर में उतर आई। आसिफ वाकई बहुत प्यारा साथी साबित हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो जब भी लिखने बैठती आसिफ एक हंगामा सा मचा देता था। मेरी टाई किधर है? मेरी शेविंग क्रीम अभी यहाँ थी, अभी किधर गई? मेरी फ्लास शर्ट के बटन टूटे हुए हैं। वो एकदम से इतने अहकामात सादिर कर देता था कि वो बुरी तरह से बौखला जाती। ये देखो, ये सब कुछ यहीं तो रखा है। वो बड़े प्यार से उसे एक एक चीज़ पकड़ाती जाती, महज इसलिए कि वो उसे अच्छा लगता था। उसकी हर ज़िद, हर हुक्म अच्छा लगता था। लेकिन ये कितनी अजीब बात थी कि वो उसकी इतनी सी मसरूफ़ियत बर्दाश्त नहीं कर पाता था।
गो के प्यार तो वो भी उसे बेतहाशा करता था, लेकिन ऐसा प्यार जिसमें वो सत नहीं थी। उसका प्यार गहरा तो था मगर लामहदूद नहीं था। वह बहुत पॉजेसिव नेचर का मालिक था जो रोशन बीबी को फ़कत अपने लिए मखसूस और महदूद देखना चाहता था। ज़ुबान से उसे मना भी नहीं करता था मगर उसे लिखते देखकर यूं जैसे पागल दीवाना सा हो जाता था। रोशन, रोशन किधर हो, क्या कर रही हो? वो यूं पुकारने लगता था जैसे चंद लम्हे और वो नज़र ना आई तो जाने क्या हो जाएगा। आसिफ, क्यों इतना शोर मचाते हो? वो जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती थी। आओ आज नुमान की तरफ चलते हैं, बहुत दिनों से वो बुला रहा है। कल चलेंगे आसिफ, मुझे बहुत ज़रूरी लिखना है, परसों तक अफसाना भिजवाना है मुझे। माय डियर रोशन, यू नो ऑर्डर इज़ ऑर्डर, अंडरस्टैंड? बहुत ज़िद्दी हो तुम आसिफ, वो बड़बड़ाई और आसिफ खिलखिलाकर हंस दिया। पहले तो रोशन समझी नहीं, फिर गौर किया तो उसने उन औकात में लिखना कुछ कम कर दिया जब आसिफ घर पर होता था। अब वो आम तौर पर रात को लिखने लगी थी। लंबी चौड़ी ख्वाबगाह का एक कोना उसने अपने लिए मखसूस कर लिया था। राइटिंग टेबल पर लैंप रखे वो उसकी रोशनी में तख्लीक करती रहती थी, लेकिन जैसे ही आसिफ घर आता वो फ़ौरन रोशनी बुझा देती थी। उसके इशारों पर नाचती रहती थी, साथ साथ जहन में आए हुए ख्यालात को भी यकजा करती रहती थी। इतनी चुप क्यों हो? नहीं तो शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं तो वो मुख्तसिर से मुख्तसिर जवाब देते हुए उसके सब काम किए जाती थी। वो मुसलसल बोल रहा था। उसने नीला कंबल उस पर डाल दिया। बस अब सो जाओ। तुम क्या करोगी? थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा जाओ। खिलाफ़े तवक्को उसने बड़ी फ़राख दिली से इजाज़त दे दी थी। विश यू स्वीट ड्रीम्स। उसने झुककर आसिफ की पेशानी पर बिखरे बाल मज़ीद बिखेरे तो वो हंस दिया। सेम टू यू। वो भी हंस दी, फिर अपनी मेज़ की तरफ आ गई। कुछ दिन बड़े सुकून से गुजर गए थे, लेकिन उस शब आसिफ फिर बिगड़ गया। रोशन, तुम जानती हो मुझे कभी भी नींद नहीं आती जब तक लाइट ऑफ ना हो। फिर तुम ये लैंप ऑफ कर दो। आसिफ, तुम तक तो इसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैं तो ख़ुद बड़ी एहतियात से ऐसे जाविये से बैठी हूँ कि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, मगर डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। आसिफ ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा तो उसने बेचारगी से लैंप ऑफ कर दिया और चुपचाप आकर लेट गई। रोशन, आसिफ उसकी तरफ झुक कर बोला तो उसने बड़ी मुश्किलों से उन आंसुओं को रोका जो बरसने पर तुले खड़े थे। चुप क्यों हो रोशन? वो बेकरार सा हो गया था। आसिफ, तुम रोज़ भी तो इसी तरह सो जाते थे, लाइट ऑफ करने का कभी नहीं कहते थे। वो बेहद शिकवे से बोली तो आसिफ हंस पड़ा। जान, आज तुमसे बातें करने को बहुत दिल चाह रहा था। आसिफ के लहजे के वालेहानापन को महसूस करके उसकी बात सुनकर उसके दिल पर जितनी धुंध छाई थी सब छट गई। वो मुतमईन सी होकर मुस्कुरा दी। लेकिन दो तीन दिन भी ना गुजरने पाए थे कि आसिफ ने फिर से वही रट लगाना शुरू कर दी। लाइट ऑफ कर दो। पहले तो वो रोज़ लाइट ऑफ करती रही, लेकिन उस दिन उसे बहुत ज़रूरी लिखना था। वो अपने कागजात समेट के ड्राइंग रूम में चली आई। करीबन 2 घंटे बाद अपनी ख्वाबगाह में वापस आई तो वो बेखबर सो रहा था। सुबह वो बहुत फ्रेश थी। ज़हन और दिल पर जो कर्ब की कैफियत छाई हुई थी, लिख लेने के बाद वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन आसिफ का मूड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मूड क्यों ऑफ है? वो नाश्ता उसके सामने रखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। वो चुप रहा और ये खामोशी उसकी शदीद नाराज़गी की अलामत थी, जिसे महसूस करके रोशन का दिल दुख गया। आसिफ प्लीज़। वो जाने क्या कहना चाहती थी। जब ही खानसामा अंदर आ गया तो वो चुप रह गई। इस असना में आसिफ चंद लुक़मे ज़हर मार करके उठ खड़ा हुआ तो वो बौखला गई। आसिफ कोई भी जवाब दिए बिना बाहर की तरफ चल पड़ा था। वो हस्बे साबिक उसे छोड़ने पोरस तक चली आई। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी को इस तेज़ी से रिवर्स गियर में डाला कि रोशन का दिल उछलकर हलक में आ गया। आसिफ के जाने के बाद उसने बड़ी बेदिली से मुलाजिम को वही अफसाना देकर पोस्ट ऑफिस भेजा जितनी खुशी इस तहरीर को मुकम्मल हो जाने से हुई थी। इस वक्त दिल इतना ही बुझा बुझा सा था। 11 बजे तो उसे खुद पर बिल्कुल इख्तियार ना रहा और उसने आसिफ के नंबर डायल कर दिए। आसिफ प्लीज़, नाराज़गी की वजह तो बता दो। वो रो देने को थी। ऑफिस में बैठकर मुझसे तौज़ीहात हरगिज़ नहीं होंगी। आसिफ ने बड़ी बेरहमी से कहकर रिसीवर रख दिया था। वो निढाल हो गई।
सारा दिन बेकैफ होकर रह गया था। तब उसने आसिफ की पसंदीदा डिशेस खुद तैयार की। उसके आने से पहले पहले उसकी पसंदीदा तरीन साड़ी जेब तन की। ये सारे जतन भी तो महज आसिफ को मनाने के लिए थे। वो बड़ी बेचैनी से उसकी मुंतज़िर थे। हारन बजा तो वो जल्दी से कॉरिडोर में आ गई। वो तो कब से राहदारी में दीवानावार घूम रही थी। आसिफ ने उसकी इतनी बेचैनी देखी तो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, लेकिन चेहरे का तासर यूं ही रखा जैसे सख्त खफा हो। वो और भी मुज़महल हो गई। चुपचाप उसे कपड़े तब्दील करने में मदद देती रही। मुँह हाथ धोकर वो डाइनिंग रूम में आया तो खानसामा मेज़ पर बर्तन चुन रहा था। अरे वाह बाबा, क्या पकाया है? आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। कुछ भी नहीं साहब, आज तो सब कुछ बेगम साहिबा ने अपने हाथों से तैयार किया है जी। दिल में एक खुशी की लहर सी उठी थी जिसे वह बड़ी मुश्किलों से दबा पाया था। वो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी थी, चुपचाप, गुमसुम। खानसामा भी जा चुका था। तभी वो उसके चौड़े शानों पर झुकाई। आसिफ, कब तक खफा रहोगे? वो बेख्तियार होकर रो पड़ी थी। अब आसिफ से बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने उठकर उस जाने हयात को कंधों से थाम लिया और उसके सारे आंसू अपनी हथेलियों में जज्ब कर लिए। वो हल्की फुल्की सी हो गई थी, फिर चहक रही थी कि आसिफ के अल्तफ़ात ने उसे ज़िंदगी दे दी थी। आसिफ, नाराज़ क्यों हो गए थे? तुम मेरे आने के बाद एक लम्हे को भी अपनी ख्वाबगाह से बाहर नहीं जाओगी। आसिफ की आंखों से इतना बेतहाशा प्यार झलक रहा था कि वो कुछ और बोल ही ना सकी। उस दिन आसिफ बहुत मूड में था। रोशन, तुम्हारे लिखने का मुहर्रक कौन सी चीज़ बनी थी? तुम्हें पता तो है? ओह नो रोशन, मैं उस मुहर्रक को तस्लीम नहीं करता। क्यों? बस मेरी नज़र में वो कोई ख़ास वजह नहीं थी। हैरत है, माँ जैसी हस्ती एकदम हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए तो ये एहसास महरूमी बाज़ औक़ात इंसान के अंदर छुपी हुई बेपनाह सलाहियतों को बेनकाब कर देता है। तुम्हें इससे तो इत्तेफाक होगा, पहले होता था, अब पता नहीं क्यों नहीं रहा। सुनो आसिफ अली, हम जैसी लड़कियां जिन्हें पैदा होते ही मंसूब कर दिया जाता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी बहकने के काबिल ही नहीं रहती। वो अपने इस बंधन की इतनी आदी हो चुकी होती हैं कि कभी भी उस हिसार से खुद ही बाहर निकलना नहीं चाहती। इसलिए आइंदा तुम कभी ऐसी गोल मोल मगर जलाकर खाक कर डालने वाली बात कभी ना कहना। आसिफ शर्मिंदा सा हो गया था, खुद पर नफरीन भेज रहा था। उसे इस वाहमे ने एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में अपनी लपेट में ले लिया था कि रोशन की अफसाना निगारी के पीछे भला कौन सा मुहर्रक हो सकता है। और अब वो रोशन से भी इस ख्याल का इजहार करके सख्त पछता रहा था। रोशन ने वावेला तो नहीं मचाया था, लेकिन उसके लहजे की सच्चाई और तड़प ने आसिफ को समझा दिया था कि वो सच्ची और खरी थी, शबनम की तरह पाकीज़ा और सुबह के उजाले की मानिंद बेदाग। लेकिन कभी कभी अंदर की कमीनगी बाहर आके रहती है और ना चाहते हुए भी उसका इजहार हो जाया करता है। वो तो खुश थी, मुतमईन थी, मगर आसिफ के अंदर की कमीनगी उसे कभी कभी बड़ा अपसेट कर देती। यहाँ तक कि एक दिन वो चीख ही तो पड़ा, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? तुम जानती हो, ताया अब्बा और मेरी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। मैं समझी नहीं। वो सख्त बौखला गई थी। वो तुम्हारी अफसाना निगारी के ख़िलाफ़ थे और मैं भी उनका हम ख्याल हूँ। वही सोच मेरी भी है। मैंने तुम्हें पूरे 1 साल तक छूट दिए रखी है। अब ये झूठ और फ्रॉड का खेल ख़त्म करो रोशन बीबी। वो चीख रहा था। आहिस्ता बोलो आसिफ, वो मिन्नत से बोली। मैं तुम्हारे किसी बेजान अफसाने का किरदार नहीं हूँ रोशन, जो तुम्हारे कलम के इशारों पर चलता रहूँगा। मैं जीता जागता गोश्त पोस्त का इंसान हूँ, जिसकी जायज़ ख्वाहिशें हैं, फितरी मुतालबे हैं। तुम कागज़ और कलम से खेलना छोड़ दो, मुझे बच्चे चाहिए। तुम अपना मकाम पहचानो और चुपचाप अपने फ़राइज़ अदा करती रहो, जिनके लिए तुम्हें कुदरत ने तख्लीक किया है। मैं कब पीछे हटी हूँ आसिफ? औलाद देना ना देना सिर्फ़ उस बारी ताला के हाथ में है। बाकी रहे मेरे फ़राइज़ तो मैं मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने कभी तुम्हारे किसी काम में कोताही नहीं बरती, हमेशा तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखा है। और जब बोलने पर आई तो बोलती चली गई। वो सच बोल रही थी, सच्ची और खरी बात कह रही थी, और इसी सच्चाई ने आसिफ को मुश्तइल कर दिया था। वो मारे गुस्से के दीवाना हो रहा था। अचानक वो उठा और उसकी सारी अरक्रेजियाँ, उसकी सारी तख्लीकात आतिशदान में झोंक दी। आसिफ, मुझे तुमसे इतनी कमीनगी की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। उसने दीवानगी में अपने दोनों हाथ अपने जलते हुए मुसव्वदात को बचाने की खातिर आग में डाल दिए थे। तब आसिफ ने उसे परे खींच लिया।
कागज़ के इन बेजान टुकड़ों की खातिर इतनी दीवानी क्यों हो रही हो? ये बेजान टुकड़े नहीं हैं आसिफ। मैंने बड़े दर्द व करब से गुज़र कर इन्हें तख्लीक किया था, बिल्कुल ऐसे ही करब से गुज़र कर जैसा करब एक माँ सहती है बच्चे को जन्म देते वक्त। इनसे वैसी ही मोहब्बत की थी मैंने जैसी एक माँ अपने बच्चे से करती है। तुमने इतना जुल्म क्यों किया आसिफ, क्यों किया? रोते रोते उसकी आवाज़ बैठ गई थी। ऐसे में आसिफ ने उसे तन्हा छोड़ देना ज़्यादा मुनासिब समझा। बहुत देर बाद वो कमरे में वापस आया तो वो सो रही थी। चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान थे। आसिफ का दिल दुख गया। वो उसके सिरहाने बैठकर बड़ी मोहब्बत से उसके बिखरे बाल संवारने लगा। सुबह हुई तो वो तेज़ बुखार में फुनक रही थी। इर्द गिर्द से बेखबर, बेहोश। आसिफ के तो होशो हवास जवाब दे रहे थे। जल्दी से फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। किसी सदमे का असर लगता है, बहरहाल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर राजी ने स्टेथोस्कोप वापस रखते हुए कहा। तो आसिफ मज़ीद परेशान हो गया। फिर इसी परेशानी में उसने सारी बात डॉक्टर से कह दी। डॉक्टर राजी उस पर सख्त बिगड़े। ज़रा ख्याल रखा कीजिए आसिफ साहब, ये फ़नकार लोग बड़े हसास होते हैं, कोई पछतावा ना पाल लीजिएगा अपने लिए। राजी साहब, बस मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी लिखे। लिखने में बुराई क्या है आसिफ? ये लिखने वाले सिर्फ़ एक शख्स की खातिर ज़िंदा नहीं रह सकते, इन्हें प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। ये फ़नकार तो सबके होते हैं, मुल्क व मिल्लत का सरमाया होते हैं। हम डॉक्टर हैं, मरीज़ को शफायाब करने की खातिर चीर फाड़ करते हैं, निश्तर चलाते हैं। ये कलमकार भी डॉक्टर होते हैं, मुआशरे के डॉक्टर, जो मुआशरती बुराइयों और गलत किस्म के रस्म व रिवाज की खातिर कलम के निश्तर चलाते हैं। डॉक्टर और कहानीकार का तरीका इलाज बिल्कुल एक सा है, लोगों को शिफायाब करना, कभी उनके बीमार जिस्मों को शिफा देना, कभी उनके बीमार जहनों की मसीहाई करना। डॉक्टर राजी इतना बोल रहे थे। आसिफ चुपचाप सुन रहा था। आसिफ साहब, आप महज रिवायत निभाना चाह रहे हैं। अफसाना निगारी आपके तायाब्बू को नापसंद थी, इसलिए आप महज इस रिवायत पर कायम रहने की खातिर एक ज़रख़ेज़ जहन को नाकारा और बंजर बनाने पर तुले हुए हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, इतने जदीद और रोशन दौर में रहकर भी आज से 100 साल पहले की तरह सोचना चाहते हैं, तो इस तालीम का, इस डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ आपको? बुखार कब तक उतर जाएगा डॉक्टर राजी? आसिफ बिल्कुल रूहानसा सा हो रहा था। जब ज़हन दिल से इस सदमे के असरात कम होंगे। वैसे एक बात बता दूं आपको आसिफ साहब, मैं भी आपकी बेगम की तहरीरों का ज़बरदस्त मद्दाह हूँ, और इन्हें इस हाल में देखकर जो सदमा पहुँचा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची। आसिफ शर्मिंदा सा था। कोई बात नहीं आसिफ, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। आपकी इस गलती की तलाफ़ी सिर्फ़ इसी सूरत मुमकिन है कि आप रोशन बीबी को ज़्यादा से ज़्यादा हौसला दें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के मौक़े मुहैया करें। इस जहन और दिमाग को पहले की तरह सरसब्ज़ व शादाब कर दें। डॉक्टर राजी हंसे, फिर चल दिए। वो धीरे धीरे सेहतियाब हो रही थी। डॉक्टर राजी हर शाम उनके घर आते थे। उनके आने से, उसकी गुफ्तगू से रोशन को बहुत सुकून मिलता था। वो लगते भी तो बड़े मुशफ़िक़ से थे। इल्म व अदब के बारे में उनका मुतालिया बहुत वसी था। उनका वजूद रोशन और आसिफ के दरमियान एक राब्ते का काम दे रहा था। दरअसल शुरू में मुझे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी राजी साहब। ये हमारे घर आते थे और मेरे अफसानों पर बड़ी तवील और दिलचस्प बहसें किया करते थे। हालांकि इनकी बहस अक्सर मनफी अंदाज की होती थी, मगर मैं समझी नहीं और चंद ख्वाब आंखों में सजा लाई कि हम दोनों मिलकर मुतालिया किया करेंगे, फिर तनकीद व तबसरा भी किया करेंगे। लेकिन ये मेरी सोचों के बिल्कुल बरक्स निकले। फिर भी मैंने कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा इनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया, इनकी हर बात मानी। लेकिन ये मेरी छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सके। रोशन का लहजा गमंगेज था। डॉक्टर राजी बहुत मुतासिर हुए। दरअसल रोशन बेटी, जब आसिफ यूँ मनफी अंदाज में बहस व तनकीद किया करता था, तुम्हें तभी समझ लेना चाहिए था कि वो तुम्हारे लिखने लिखाने को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। ये मनफी अंदाज इसकी नापसंदीदगी का मज़हर था। बस डॉक्टर कभी कभी जानबूझकर भी एतबार करने को दिल नहीं मानता। उधर आसिफ की सोच का अंदाज यकसर बदल गया था। उसे रोशन की जहनी सलाहियतों और जहानतों का एहसास अब हुआ था, और पूरी शिद्दतों से हुआ था। रोशन सेहतयाब हो चुकी थी, लेकिन कागज़ और कलम के नज़दीक फटकती तक न थी। रोशन, लिखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है? आसिफ ने
اس کے دونوں ہاتھ بڑے پیار سے تھام رکھے تھے۔ وہ حیران سی ہو کر آصف کا منہ تکنے لگی تھی۔ لکھا کرو روشن، وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دیا۔ وہ الجھ کے رہ گئی۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ آصف کا لہجہ بہت دھیما سا ہو گیا تھا۔ روشن ہاتھ چھڑا کر پرے ہٹ گئی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خواہشوں کا احترام کیا ہے آصف، لیکن اب میں لکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ آصف کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ روز روز کی توڑ پھوڑ اندر سے بالکل تباہ کر ڈالتی ہے۔ تم شاید میری بات ہنسی میں اڑا دو، لیکن یقین کرو آصف، دل کا آئینہ احساس کا شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس بھی برداشت نہیں کر پاتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بڑے کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آصف کو اتنا پرشیمان تو نہ کرو روشن۔ آصف کے لہجے میں بڑی التجا تھی، مگر اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ التجا ماننے سے انکاری تھی۔ آصف نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ قریب چلی گئی۔ آصف، اس نے قریب جا کر آصف کے ہاتھ تھام لیے، پھر اپنے اسی پرانے انداز میں اس کے کندھوں پر جھک گئی۔ آصف، ہم اپنی فیملی مکمل کریں گے، وہ دھیرے سے خواباگی لہجے میں بولی تو آصف مسکرا پڑا۔ عورت تو ازل سے فنکار ہے، ہمیشہ ہی تخلیق کرتی ہے، کرب سہتی ہے، درد برداشت کرتی ہے، کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی۔ ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک بٹن پریس کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ شکریہ۔